मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का अपने आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज छात्रों, मैं जो है वो बहुत ही खुश हूं आप लोगों से। खुश तो मैं डेली रहता हूं, लेकिन आज बहुत खुश हूं क्योंकि आप लोग जो है वो बहुत सारे लोग हमारे चैनल से जो है वो जुड़ चुके हैं और आप लोग इंटरेस्टिंग हैं। मैं देख रहा हूं कि लगातार जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स के माध्यम से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग को जो है मेरा जो है वो जो वीडियो है, मेरी जो क्लास है वो बिल्कुल आपको समझ में आ रही है। इंटरेस्टिंग तरीके से आप उसको जो है एक एक स्टेप को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा आशीर्वाद है कि आप बिल्कुल जो है वो एक एक टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है। आज जो मेरा जो सब्जेक्ट है, आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के लिए है। तो बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अभी तक बहुत सारे जो है वो मेरे पास फ़ोन करके कह रहे थे कि सर हम लोग की क्लासेस जो है वो मेरी क्लास कब पढ़ाएंगे। तो बस मैं वेट ही कर रहा था। तो आज से मैं आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ बीएससी एजी 6 सेमेस्टर की। तो आपका 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम अच्छे से बीत गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। अब आगे की तैयारी भी आप अच्छे से तैयार करिए ताकि अच्छे नंबर से आप जो है पास होइए। तो ये बीएससी जी 6 सेमेस्टर की आपकी जो क्लास है, वो आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। ये सेकेंड है। तो आप लोग बेसिक चीज़ें वो जो है पहले पढ़ चुके हैं प्लांट पैथोलॉजी में। तो उसी के टॉपिक में आप जो है वो उसी के आगे स्टेप में आपका जो है वो डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप्स, यानी जितनी भी जो फसलें हैं फील्ड क्रॉप्स की, उनमें प्रमुख जो है वो लगने वाले कौन कौन से डिजीज़ हैं। और जो हार्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, जैसे आपकी सब्जियां हो गई, आपके फल हो गए, फूल हो गए, तो उसमें कौन कौन से जो है वो प्रमुख जो रोग हैं वो जो फसल को प्रभावित करते हैं, इन सभी रोगों के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो फील्ड क्रॉप्स हैं, फील्ड क्रॉप्स हैं आपकी जो है अनाज वाली फसलें आती हैं, अनाज वाली, दलहन वाली, सारी उसमें तिलहन फसलें, उसके बारे में उनके उनमें प्रमुख जो रोग हैं, डिजीज़ हैं, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। तथा जो हार्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उसमें जो प्रमुख रोग लगने वाले जो रोग हैं उसके बारे में आप स्टडी करेंगे और उनके मैनेजमेंट के क्या उपाय हैं वो भी आप स्टडी करेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट है। तो बिल्कुल एक एक टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको, ताकि आप जो है बिल्कुल जो है अच्छे से आपको जो है वो दिमाग में आपकी चीज़ें बैठ जाएँ। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कह रहे थे सर बहुत लेंदी लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो मैं जो है उस लेंदी को मैं कई स्टेप में बांट करके बिल्कुल शॉर्ट कर दिया हूँ। ठीक है। बिल्कुल आपको कुछ भी लेंदी नहीं लगेगा। आप बिल्कुल एक एक टर्म को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए किताब में तो बहुत ब्रॉड में दिया रहता है, लेकिन हमको जो है वो जो अच्छे से उसको जब आप नोट्स बनाएंगे, जो किताब की है आप बैठ करके उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद एक नोट्स बनाइए। तो उसमें से फिर आप जो अच्छे जो आपके मेन लाइन्स हैं उसको आप कट करके जो है अच्छे से पे जो है वो नोट्स जब बना लेंगे तो अच्छे से आप जो है इसको सॉर्ट कर लेंगे। तो फिर आपकी वो चीज़ें दिमाग में बढ़ जाएंगी और आपको जो भारीपन है वो आपका दूर हो जाएगा। तो वही मैंने काम किया है। मेरी भी क्लास से आप अच्छे से समझ सकते हो। तो आइए छात्रों, मैं अपनी क्लास को यहीं पर स्टार्ट करता हूँ। आपका जो सब्जेक्ट है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट है आपका। तो ये काफ़ी जो है वो तो ये जो है आपका जो सब्जेक्ट है डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसमें सबसे पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा वीट डिजीज़। ठीक है, रस्ट ऑफ वीट। ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा आपका डिजीज़ ऑफ वीट क्रॉप्स, यानी गेहूं की फसल की जो प्रमुख बीमारियां हैं वो मैं पढ़ाऊंगा। और उसके अंतर्गत जो है वो सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा रस्ट ऑफ वीट, यानी गेहूं का जो रस्ट डिजीज होता है, उसको हिंदी में गिरोई रोग के नाम से जानते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप्स स्टार्ट कर रहा हूँ कि अनाज वाली जो
आपकी फसलें हैं उसमें लगने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, और उसके अंतर्गत मैं सबसे पहले गेहूं की फसल में पाए जाने वाले प्रमुख रोगों के बारे में जो है वो स्टडी करूंगा। तो सबसे पहले जो गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फसल है। गेहूं की फसल जो है वो प्रमुख अनाज वाली फसलों में आती है और हमारे लिए भोजन के पर्पज़ से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तो इसके रोगों के बारे में हम बहुत क्लियरली स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि हम इसकी खेती जनरली वो सबके घर में होती है। जब सारे क्षेत्रों में, पूरे देश में हर क्षेत्र में गेहूं खेती लगभग की जाती है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखेंगे कि क्या क्या डिजीज होती हैं, क्या कौन कौन सी गेहूं की प्रमुख डिजीज़ हैं, और उसमें जो है वो कैसे उसका जो है वो लाइफ साइकिल है, कैसे उस डिजीज़ का जो है इटियोलॉजी है, कैसे उसका मैनेजमेंट है। तो सबसे पहला जो डिजीज़ है वो है आपका रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है ना, क्या है? व्हीट का रस्ट डिजीज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गेहूं की फसल का गेरुई रोग या फिर रतुआ रोग, अलग अलग नामों से जो है वो जनरली इसको हम जानते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जैसे है कि हम सबसे पहले गेहूं के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो गेहूं का जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है उसको उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो जो बॉटेनिकल नेम है गेहूं का वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और ये इसकी जो फैमिली है वो क्या है? पोएसी है। क्या है? पोएसी है। और इसका क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र संख्या क्या है? ये 2n बराबर 2n इंटू 2x बराबर 14 होता है, यानी सिंगल में आपका जो है 14 होता है, और डबल, क्योंकि जीन जो होते हैं वो डबल हेलिकल में होते हैं, तो डबल में 28 होता है। ठीक है ना, तो ये इसको जो है वो हम जो है 2n बराबर 28 होता है। और जो इसको ग्रुप में होते हैं तो ग्रुप में ये जो है वो 42 होता है। ठीक है ना, तो जो क्रोमोसोम नंबर गेहूं का होता है वो 28 होता है, यानी आपके जो है क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो आपके जो है वो जुड़वा होते हैं, तो जुड़वे में 28 होता है, सिंगल में जब देखेंगे तो वो 14 होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन है। बिल्कुल आप लोग इसका वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद जो है हम बात करेंगे गेहूं के कीट रोग का, जो है वो जब हम साइंटिफिक रूप से क्लासीफाई करेंगे तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार से होता है वीट का। तो वीट का जो है वो जब हम जो रस्ट डिजीज है, जो रस्ट ऑफ वीट है उसका हम क्लासीफाई करेंगे, उसको साइंटिफिक रूप से क्लासीफाई करेंगे, तब देखते हैं कि जो इसका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैक्सीनिया ग्रैमिनिस। ठीक है ना, क्या साइंटिफिक नेम होता है? पैक्सीनिया ग्रैमिनिस। और इसका जो डोमेन होता है वो यूकैरियोटा होता है। क्या होता है? यूकैरियोटा। और इसका जो सब डिवीज़न होता है, उप विभाग होता है, वो बैसिडोमाइकोटा होता है। क्या होता है? बैसिडोमाइकोटा होता है। क्योंकि ये जो इसका जो पैक्सीनिया ग्रैमिनिस होता है ये फंगस का होता है, फंजाई। ये जो है जो रस्ट ऑफ व्हीट होता है ये किसके द्वारा जो है वो कॉजेज किया जाता है? फंगस के द्वारा जो है वो होता है। तो ये फंगस का ही डोमेन होता है यूकैरियोटा, और इसका जो डिवीजन होता है बैसिडोमाइकोटा होता है, और जो इसका क्लास होता है वो पैक्सिनोमाइसिटीज होता है, और जो ऑर्डर होता है वो पैक्सिनियालिस होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन होता है। तो जो रस्ट ऑफ व्हीट है इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे रतुआ रोग, रधौरा रोग, आपका गिरुई रोग जो है, और कंड जो है वो गेहूं का कंड रोग, अलग अलग नामों से इसको हम जो है वो अलग अलग नामों से जो है वो लोकल नेम इसका अलग अलग होता है। लेकिन जब हम इंग्लिश नाम से बात करेंगे तो इसको केवल रस्ट डिजीज के नाम से जानते हैं। तो रस्ट ऑफ व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैक्सीनिया ग्रैमिनिस होता है। और ये किसके द्वारा कॉजेज किया जाता है? इसको कौन सूक्ष्म जीव के द्वारा कॉजेज, इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, पैथोजेन जो होता है, रोग कारक होता है, वो होता है फंजाई, यानी कवक के द्वारा यह रोग होता है। ठीक है, तो ये आप जानते रहेंगे। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है पैक्सीनिया, इसका जो डोमेन होता है यूकैरियोटा, डिवीजन बैसिडोमाइकोटा, और जो क्लास होता है पैक्सिनोमाइसिटीज, और आर्डर क्या होता है? पैक्सिनोलिस होता है। तो ये बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से साइंटिफिक क्लासिफिकेशन होता है। बिल्कुल आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ऐसे एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो विश्व के अनेक देशों में गेहूं के कीटों को फसल में सबसे अधिक विनाशकारी रोगजनक माना गया है। ठीक है ना, तो जो कीट रोग होता है ये सबसे विनाशकारी रोग होता है। ठीक है,
ये जो है वो गेहूं की फसल का सबसे जो है वो विनाशकारी रोग जो है वो माना जाता है। ठीक, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं जैसा कि मैंने बताया जो है वो। तो गेहूं की अगर आपसे एग्जाम में कहीं पूछा जाए कंपटीशन में, तो गेहूं की फसल का सबसे खतरनाक, सबसे भयानक, सबसे भयंकर रोग कौन सा होता है, तो रस्ट ऑफ व्हीट होता है। ठीक है ना, रस्ट ऑफ व्हीट यानी गेहूं का गिरवी रोग होता है, और ये सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो है वो रोग जो है वो, उसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यह गेहूं की फसल में बहुत पुराने रोग हैं जो प्राचीन काल से ही विश्व में लगभग सभी गेहूं उत्पादक देशों में उत्पन्न होते हैं और गेहूं की फसल को भारी क्षति जो है वो पहुंचाते हैं। ठीक है ना, और 1956 टू 57 में कीटों का प्रकोप पश्चिमी बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में उग्र महामारी के रूप में हुआ था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है वो ये गेहूं की फसल के लगभग जितने भी उत्पादक देश हैं जहां पर गेहूं खेती की जाती है, और जितने भी भारत में जितने भी गेहूं उत्पादक जो प्रमुख राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, जहाँ पर भी गेहूं खेती की जाती है वहाँ पर इस रोग का प्रकोप जो है वो बहुत जो है देखा गया है। तो इस रोग की हिस्ट्री थोड़ा सा मैं बता दूंगा। सबसे पहले यह डिजीज जो है वो रोम में पाया गया था। रोमवासी जो है वो इस रोग से बहुत पूरी तरह से उनकी गेहूं की फसल जो है वो, रोम में जो है ये रोग प्रमुख रूप से देखा गया था। वहाँ पर ये भयंकर महामारी के रूप में जो है वो रोग ये रोग का प्रकोप होता था। रोमवासी इस रोग से बचने के लिए जो है वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। वहाँ पर जो है वो देवी जो है किट रोग के देवी देवताओं की स्थापना की गई थी, और उनकी पूजा अर्चना लोग करते थे कि हे प्रभु, हे भगवान, इस वर्ष हमारी फसल को इस गिरवी रोग से जो है वो बचा दीजिए। तो इस प्रकार से जो है वो जो उनके देवी देवता थे, रोवेलियो के नाम से उनको जानते थे। तो उस देवी देवताओं की प्रतिवर्ष जो है वो वहाँ के रोमवासी उनकी पूजा पाठ करते थे कि प्रभु इस वर्ष हमारे फसल की रक्षा कीजिए, आप जो है वो जो है इस वर्ष फसल में हमारे गिरवी रोग का प्रकोप जो है वो ना होने पाए। और जो है वो जो अगर कभी रोग का प्रकोप हो जाता था फसल में, तो वो वहाँ के लोग ये मानते थे कि ये देवी देवता हमसे नाराज़ हैं, और इसी वजह से जो है वो इनका प्रकोप हमारी फसलों पर हो रहा है। तो फिर वो उनकी जो है वो पूजा पाठ करने लगते थे अच्छे से कि प्रभु इससे हमको जो है इस रोग से हमारी फसल को बचाइए। तो ऐसा जो है वो वहाँ पर जो है डिजीज़ के बारे में इनको नहीं आइडेंटिफाई था, नहीं नॉलेज था, तो फिर वो देवी देवताओं की पूजा करके ही इस रोग से बचने की प्रार्थना जो है वो किया करते थे। फिर धीरे धीरे जो है जब जो है वो वैज्ञानिक युग आया, बौद्धिक विकास होता गया, लोगों को जानकारियाँ हुई, तब फिर इस रोग के पैथोजेंस का सही जो है वो पहचान की गई, फिर उसके नियंत्रण के उपाय जो है वो खोजे गए वैज्ञानिकों द्वारा। तो फिर इस प्रकार से इसका हिस्टोरिकल है। भारत में जो है वो वर्ष 1956 और 57 में कीट रोग से कई प्रकार से 1956 और 57 में बहुत भयंकर रूप से जो है वो यह रोग जो है वो जो गेहूं उत्पादक राज्य हैं वहाँ पर जो है वो फैला हुआ था, और भयंकर महामारी के रूप में ये कॉजेज किया था, और बहुत सारी जो है वो काफ़ी भूखमरी का शिकार लोग हो गए थे, और बहुत भयंकर जो है ये रोग का प्रकोप जो है वो देखा गया था। तो इससे जो है वो ये रोग जनरली जो है वो प्रत्येक जो है वो देश में जहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है वहाँ पर पाया जाता है, तथा भारत में लगभग सभी राज्यों में जहाँ पर गेहूं खेती की जाती है वहाँ पर यह मुख्यतः जो है वो पाया जाता है। और इतना ही नहीं, यह जहाँ पर जैसे हमारे जो भारत के उत्तरी राज्य हैं वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जो है वो जो ब्लैक रस्ट है उसका प्रकोप जो है वो देखा गया है। तो ये जो है जो रस्ट डिजीज होता है वो 3-4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्लैक रस्ट, दूसरा जो है रेड रस्ट, तीसरा होता है येलो रस्ट, और ब्राउन रस्ट। ये 4 प्रकार के रस्ट डिजीज होते हैं। तो जो ब्लैक रस्ट होता है उत्तरी भारत में से उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो ब्लैक रस्ट का प्रकोप जो है वो ज़्यादा देखा गया है। और जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वह क्षेत्र है, जो पहाड़ियों का क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर येलो रस्ट यानी पीली गिरवी रोग का प्रकोप जो है वो ज़्यादा देखा गया है। अब आगे जानते हैं कि क्षेत्रों में गेहूं इतना खराब हो गया कि बीज के साथ साथ खाने योग्य भी नहीं था। तो जब इसका प्रकोप जो है वो हुआ था राज्यों में, तो इतना खराब हो गया था कि बीज का उपयोग भी नहीं कर सकते थे और न खाने योग्य था। गेहूं की फसल पर 3 प्रकार के कीट होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो रस्ट डिजीज आर 3 टाइप्स, ठीक है ना। रस्ट
तो 3 टाइप के जो है वो रस्ट डिजीज होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? पहला होता है काला या कृष्ण कीट, ठीक है, आता है क्या होता है? काला या कृष्ण कीट अथवा स्तंभ कीट, जिसको हम इंग्लिश में ब्लैक और स्टेम रस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है पीला या पीत कीट अथवा धारीदार कीट होता है, इसको हम येलो रस्ट के नाम से या स्ट्रिप रस्ट के नाम से जानते हैं। जो रस्ट डिजीज होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट, दूसरा होता है येलो और स्ट्रिप रस्ट, तीसरा जो होता है वो होता है ब्राउन और लीफ रस्ट। क्या होता है? ब्राउन और लीफ रस्ट होता है। तो आप बिल्कुल अपने मन में बैठा लेंगे तो जो रस्ट डिजीज होता है वो 3 प्रकार का होता है। मुख्यतः हमने तो 4 प्रकार का बताया है, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार का भी होता है। जैसे आपका ब्लैक और स्टेम रस्ट, दूसरा येलो और स्ट्रिप रस्ट, तीसरा जो होता है वो होता है ब्राउन और लीफ रस्ट। तो ये 3 प्रकार के जो है वो प्रमुख जो है वो रस्ट डिजीज होते हैं। अब बात करेंगे उसके लक्षण की। तो लक्षण की जब बात करेंगे तो इस रोग के लक्षण पौधे से बाली के बाहर निकलने पर ही, तो ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, तो मैं इसको करेक्शन कर दूँगी। तो ये रोग जो है वो छोटे पौधों से ही जो है वो दिखाई देते हैं। ये थोड़ा सा लूज स्मेट का जो है वो कंप्यूटर की मिस्टेक है, ठीक है, तो ये मैं फिर से क्लियर कर दूंगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। मैं थोड़ा सा इस बारे में फिर से बता देता हूँ। ये रोग का प्रकोप जो है पौधे जब छोटी की अवस्था में होते हैं, लगभग 15 से 17 दिनों के होते हैं, तभी इस रोग का जो है वो लक्षण पौधों में प्रकट हो जाते हैं। पौधों के लक्षण जो है वो कहीं पर भी पौधों के किसी भी भाग में जो है वो प्रकट हो सकते हैं, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्तियां हो, वहां पर भी दिखाई देने लगते हैं। और ये लक्षण किस प्रकार से दिखाई देते हैं? आप जैसे जो है वो लोहे में जो है वैसे जंग लग जाती है, वैसे जंग के कलर में जो है वो पत्तियों पे, तनों पे या जड़ों पे जो है वो दिखलाई इनके लक्षण जो है वो पड़ने लगते हैं। जिसे जंग लगता है लोहे में, वैसे लोहे की जंग के कलर में जो है वो इसके धब्बे जो है वो दिखलाई पड़ने लगते हैं। और सबसे पहले ये पौधे के जो है वो फोटोसिंथेसिस क्रिया को बाधित करते हैं। किस क्रिया को? फोटोसिंथेसिस क्रिया को, यानी प्रकाश संश्लेषण को सबसे पहले ये बाधित कर देते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब पौधों में रुक जाती है तो पौधों की वृद्धि एवं विकास जो है वो प्रभावित हो जाता है। पत्तियों की वृद्धि सही से नहीं हो पाती है, तनों का विकास सही से नहीं हो पाता है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, जिससे पौधों की बढ़वार जो है वो रुक जाती है। और ये जो है वो जब पौधों में बालियां निकलती हैं तब इस रोग का प्रकोप जो है वो उस पर भी हो जाता है। इसके जो फंजाई के स्पोर्स होते हैं वो बालियों पर भी अपना प्रभाव दिखा देते हैं, और बालियां भी बिल्कुल जो है वो गेरुई काले रंग में परिवर्तित हो जाती हैं। और बालियों में जो गुणवत्ता होती है, जो उसकी गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है, दाने छोटे पड़ जाते हैं, दानों की गुणवत्ता घट जाती है। और कभी कभी ज़्यादा अगर प्रकोप हो जाता है तो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो दानों का विकास रुक जाता है और पौधे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो अगर छोटे हैं पौधे, अगर छोटी अवस्था में ही 17 से 20 दिन की अवस्था में प्रकोप हो गया तो पौधे वहीं से टूट करके नष्ट हो जाते हैं कभी कभी। और अगर धीरे धीरे कल्ले निकल आए, बालियां निकल आए, उस अवस्था में होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इनका जो है वो दानों के बनने में होता है। दानों की ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है, दाने छोटे रह जाते हैं, और जो दाने की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से रोग से पूरी तरह से फसल जो है वो प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो इसका प्रकोप कहीं भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि रोगग्रस्त पौधे कभी सभी बालियों में काला चूड़ भरा रहता है और उसमें दाने नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कैरेक्टर्स होता है कि रोगग्रसित पौधों में पूरी तरह से जो है वो आप देखेंगे कि अगर पूरी तरह से रोगग्रसित बालियां हो गई हैं तो उसमें ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के चूड़ जो बने होते हैं, और उसको आप आइडेंटिफाई देखेंगे, हाथ से मलेंगे तो चूड़ के आकार के जो है वो दानों के बीच से जो है वो निकलेंगे। ये भी एक लक्षण होते हैं। और रोगी बालियां जो है स्वस्थ बालियों की अपेक्षा कुछ पहले बाहर निकलती हैं। समस्त संगठित बालियों में भरा काला चूड़ वास्तव में रोगजनक कवक से असंख्य कंड बीजाणु या ऑस्टिलो बीजाणु, स्मट, स्पोर्स या उटिलस होते हैं, ठीक है ना। तो इनके जो तमाम प्रकार के जो है सब डिविजन्स होते हैं कवक के जो है
वो फंजाई के स्पोर्स होते हैं वो पूरी तरह से जो है वो बालियों के अंदर जो दाने के अंदर होते हैं उसको कवर कर लेते हैं, अपना होस्ट बना लेते हैं और पूरी तरह से जो है वो दाने की गुणवत्ता को जो है वो नष्ट कर देते हैं। तो ये कैरेक्टर जो है इनके लक्षण जो है वो देखे गए हैं। अब इसके बाद बात करेंगे रोग चक्र एवं अनुकूल परिस्थितियां, डिजीज साइकिल एंड फेवरेबल कंडीशन। तो यह एक अंतः बीजोड़ रोग होता है। कैसा होता है? अंतः बीजोड़ रोग होता है, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज होता है और इसका शतनम मुक्ता भ्रूण संक्रमण इम्ब्रियो इन्फेक्शन द्वारा होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। इसका रोगजनक कवक संक्रमित दानों या बीजों के स्कुटम में प्रसुप्त कवक जाल के रूप में पड़ा रहता है। इसका रोगजनक कवक संक्रमित दानों या बीजों के स्कुटम में प्रसुप्त कवक जाल के रूप में जो है वो पड़ा रहता है। ठीक है, इसके बाद इसका देखिए, इस इमेज से आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो है वो डिजीज साइकिल का इमेज है। इस प्रकार से हम डिजीज साइकिल के माध्यम से, रोग चक्र के माध्यम से हम आपको जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो करा सकते हैं कि इस प्रकार से जो है वो जो इसका जो है ये एक बर्बरी प्लांट में दिखाया गया है। तो बर्बरी प्लांट में हमने जो है इसको दिखाया कि किस प्रकार से जो है वो ये स्वस्थ पौधा है और इसमें जो है वो ये जब डिजीज़ का इन्फेक्शन स्टार्ट होता है सबसे पहले इसके लक्षण जो है पत्तियों पे दिखाई पड़ते हैं। भूरे जो है वो जैसे आपका जो है वो लोहे में जंग लग जाए उस जो है वो उस तरह से जो है वो लक्षण इसके दिखाई देते हैं। और फिर ये इसके स्पोर्स जो है वो इसके जो एशियोस्पोर्स होते हैं वो इस प्रकार से जो है वो कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं और इसके बाद फिर जो है वो ये फिर तनों में, पत्तियों से तनों में प्रवेश करते हैं, फिर तनों की इस प्रकार से प्रभावित करते हैं। फिर अर्ली सीजन में ये इस प्रकार से इनके जो यूरिडिनोस्पोर्स होते हैं वो इस प्रकार से मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होके जो है वो इस प्रकार से कैरियोगैमी बनाते हैं और ये फिर टेलियोस्पोर बनते हैं। फिर माइटोसिस क्रिया होती है, फिर ये जो है वो बेसिडोस्पोर्स बनाते हैं। तो इस प्रकार का इनका रोग चक्र होता है जो फसलों को प्रभावित करता है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। जब संक्रमित बीज बोया जाता है तब बीज के अंकुरण के साथ ही प्रसुप्त कवक जाल भी सक्रिय हो जाता है तथा यह भ्रूण एवं तरुण नवोद्भिद के ऊतकों में अंतरकोशिकीय रूप में उस समय तक बढ़ता है जब तक कि पौधों में वर्धन शिखा ग्रोइंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता है। तो एक प्रकार से जो आपके जो है जो संक्रमित भाग होता है, मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये सीड बॉर्न डिजीज होता है, बीज के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। तो जब हम बीज को, संक्रमित बीज यानी इसके स्पोर से इन्फेक्टेड बीज को हम बोते हैं तो ये जो है वो तब बीज के अंकुरण के साथ ही इसका जो कवक जाल होता है, ठीक है, तो वो जो है वो सक्रिय हो जाता है तथा यह भ्रूण एवं तरुण नवोद्भिद के ऊतकों में अंतरकोश के रूप में उस समय बढ़ता है जब तक कि पौधों की वर्धन शिखा तक नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो पहले सुसुप्तावस्था में इसको स्पोर्स जो है वो पड़े रहते हैं और जैसे ही इन्फेक्टेड बीज को हम जो है वो बोते हैं तो फिर वो जो है वो उसके जो है वो जो सुसुप्त अवस्था पड़ा होते हैं स्पोर्स वो क्रियाशील हो जाते हैं और क्रियाशील होने के पश्चात जो है वो अपनी कोशिकाओं को मल्टीप्लाई करने लगते हैं और उनकी जब फेवरेबल होस्ट को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वो जो है वो मल्टीप्लाई उनकी सेल्स करते हैं और अपने होस्ट को प्राप्त कर पौधे के प्रत्येक भाग में वो फैलने लगते हैं। ठीक है, उनके कोनिडिया जो होते हैं उतनी तेज़ी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं कि वो जो है वो पौधे के प्रत्येक भाग में, पौधे के प्रत्येक सेल्स को जो है वो डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और वो तब तक डैमेज करते रहते हैं जब तक वो शीर्ष भाग पर ना पहुंच जाएं। जब तक कि वो पूरे पौधे की जब तक ग्रोथ होती है तब तक वो शीर्ष भाग को पूरी तरह से जब तक कैप्चर नहीं कर लेते हैं तब तक वो डेवलप जो है वो करते रहते हैं और उनके जो है वो टिश्यूज़ को मार देते हैं और पौधे की डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से इनका रोग चक्र जो है वो होता है पौधों के अंदर। इसके बाद इसके नियंत्रण की उपयोग करेंगे कि इनका किस प्रकार से हम नियंत्रण कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इस रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले सदैव रोगमुक्त प्रमाणित बीज
सर्टिफाइड सीड्स की विश्वसनीय स्रोत से खरीदें या कर बोएं। तो सबसे पहले इनका नियंत्रण हम क्या देखेंगे कि जो भी हम बीज, गेहूं का बीज जो खरीदते हैं वो सदैव जो है वो हम सर्टिफाइड सीड का ही प्रयोग करना चाहिए। हमको बोने के लिए हमेशा सर्टिफाइड सीड का प्रयोग करना चाहिए। हम बीज को जहाँ से खरीदते हैं कोई प्रमाणित संस्था से ही बीज को जो है वो खरीदना चाहिए, जहाँ से एक विश्वसनीय बीज आप जो है वो खरीद सकें, और रोगमुक्त बीज को ही हमेशा फसल में बोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो है वो बीजों को किसी सर्वांगी कवकनाशी जैसे बविस्टीन 50%, MBS, बाइटा, वेटेवैक्स 76%, कार्बोक्सिन, प्लांटवैक्स या बेंटेक 50 बेलोमिन से जो है वो उपचारित करना चाहिए। ठीक है ना। तो बीजों को उपचारित करने से पहले कोई फंजीसाइड जैसे आप दिया गया है बविस्टीन हो गया, बाइटावैक्स हो गया, बेल्लेट हो गया, ठीक है, तो इन प्लांट वैक्स हो गया, किसी भी आप जो है वो फंजीसाइड से जो है वो शोधित करके जो है बीजों को हमेशा बोना चाहिए। गेहूं को बीज बोने से पूर्व बीजों को किसी भी फंजीसाइड से जो है वो जो दिए गए हैं उससे उपचारित करके ही बीजों को जो है वो बोना चाहिए। कैसे उपचारित करना चाहिए कि 2.5 ग्राम मात्रा जो इसकी प्रति किलो बीज के हिसाब से शुष्क बीज उपचार करके बोने से इस रोग को नियंत्रित जो है वो किया जा सकता है। अभी पिछले दिनों वाइटावैक्स के स्थान पर सर्वांगी कवकनाशी प्रोवैक्स G696 की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार द्वारा इस रोग को पूर्णतः नियंत्रित किया गया है। इसी प्रकार से नवीन कवकनाशी जो आपका रैक्सिल्स है उसके द्वारा भी जो है वो 1.25% के प्रयोग द्वारा इसी रोग की रोकथाम की गई है। तो ये तमाम प्रकार के जो कवकनाशी मैंने पहले बताया, बीटावैक्स वगैरह, बविस्टीन वगैरह, इसकी 2.5 ग्राम जो है वो मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से जो है वो लेकर के आप उपचारित कर सकते हैं। या कुछ नए कवकनाशी हैं जैसे आपका प्रोवैक्स हो गया, इसकी 3 ग्राम मात्रा जो है वो लेकर के ये पूरी तरह से जो है वो इस फंगस के स्पोर्स को नष्ट कर देती है। या फिर एक रैक्सिल कवकनाशी होता है जिसकी 1.25 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से जो है वो ले करके हम बीज को शोधित कर सकते हैं और फसल को जो है वो पूर्णतः जो है वो इस रोग के स्पोर से मुक्त कर सकते हैं। तो इस सब कवकनाशी दिए गए हैं, इससे फंजीसाइड से हम जो है वो ट्रीटमेंट बीज को करके तब इसको हम जो है बोने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि हम जो है वो तीसरे नंबर पे बीजों को तप्त या उष्ण जल उपचार, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो जो बीजों को बोने से पूर्व जो है वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट से भी हम इस डिजीज से ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। इस विधि में सर्वप्रथम बीजों को 4 घंटे जल में सामान्य तापमान लगभग 64 to 85 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी भिगोया जाता है। ऐसा करने से बीज के भीतर जो छुपा हुआ प्रसुप्त कवक जाल होता है वो सक्रिय हो जाता है। इसके पश्चात बीजों को 10 मिनट के लिए लगभग 132 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर जो है वो वाले गर्म जल में रखा जाता है। इस तापमान पर प्रसुप्त कवक जाल जो है वो मर जाता है, ठीक है ना। इसलिए जो रोग ग्रसित बीज होते हैं उसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए इस प्रकार की जो मैंने विधि बताई है इसका प्रयोग करते हैं। पहले जो है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और फिर लो टेम्परेचर पे से ठंडा करते हैं। तो हाई एंड लो टेम्परेचर से क्या होता है, पहले जो है वो जो इसके कवक जाल होते हैं, जो इस फंगस के स्पोर्स होते हैं, वो तेज़ी से सक्रिय होते हैं और उसके सक्रिय होने के बाद फिर उसको जब हम लो टेम्परेचर पे डाल देते हैं तो फिर वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हाई एंड लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट करने से जो है वो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और हमारा बीज जो है वो रोग मुक्त जो है वो हो जाता है। तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट भी हम करके इस बीज को हम जो है रोग मुक्त जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे
तो तीसरा जो है, इस रोग की रोकथाम का सबसे सरल एवं व्यवहारिक उपाय रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करना है। किस रोधी का? रोग रोधी। तो सबसे आसान तरीका होता है, सबसे सरल उपाय क्या होता है? रेजिस्टेंस वेराइटीज़ का प्रयोग करना। जो भी डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़ हैं क्रॉप की, वीट की, उसका यूज़ हमको करना चाहिए। रेजिस्टेंस वेराइटियाँ कौन कौन सी हैं? तो सदैव गेहूं की रोग रोधी किस्मों का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपका जो है वो कल्याण 227 हो गया, PB 15 हो गया, WG 307 हो गया, C 302 हो गया, HH 277 हो गया, WL 162, WL 5023 हो गया, मालवी गेहूं हो गया 55, कल्याण सोना HD 1593, DL 153 और कुंदन HUW 206, मालवी 206, HEW 213, मालवी 213। तो ये सब जो वेराइटीज़ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, इस रोग की प्रतिरोधी किस्में हैं। तो ज़्यादातर जो है वो प्रतिरोधी किस्मों को ही प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हमको किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो, किसी प्रकार के रोग की, इस प्रकार की समस्याएं जो है वो, इतने खतरनाक रोग से हम फसल को बचा सकें। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि रोग रोधी किस्मों का जो है हम बोने के लिए प्रयोग करें। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने घर में, आप अपने पिताजी को अपने घर में भी गेहूं की बुआई करने के लिए इन किस्मों का आप यूज़ करेंगे। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारे जो है वो नियंत्रण के इस रोग के उपाय हैं, जिससे आप जो है इस रोग से फसल को बचा सकते हैं। तो ये सारी जो है वो विधियों का उपयोग करके आप आसानी से नियंत्रण जो है वो कर सकते हैं। और जो है कई सारी चीज़ें हैं कि अच्छे फसल चक्र को अपनाइए। जिस खेत में जो है वो गेहूं बार बार, जिस खेत में इस रोग का प्रकोप बार बार होता है, वहाँ पर एक वर्ष जो है वो गेहूं ना लेकर के कोई अन्य फसल ले लीजिए उसमें, ठीक है। तो गेहूं, तो उस रोग का जो चक्र होता है वो टूट जाता है, क्योंकि ये रस्ट के जो स्पोर्स होते हैं, वो जब गेहूं की फसल कट जाती है तो उनके जो स्पोर्स होते हैं वो सुसुप्तावस्था में आसपास के जो खरपतवार होती हैं वहाँ पर पड़े रहते हैं, और जब हम पुनः अगले वर्ष गेहूं की फसल लेते हैं तो फिर से वो उसमें जो है वो उसके स्पोर्स हमारी फसल पे आ जाते हैं, उसको प्रभावित करने लगते हैं। तो और या फिर मिट्टी में पड़े रहते हैं सुस्तावस्था में। तो हम क्या करते हैं कि बार बार गेहूं की फसल ना लेकर के एक वर्ष कोई अन्य फसल ले लेते हैं, एक वर्ष में आलू उगा लेते हैं, कोई सब्जी की फसल ले लेते हैं। तो उस रोग के जो चक्र होता है, रोग चक्र जो होता है वो टूट जाता है, और फिर जो है वो जब हम अगली बार जो है गेहूं फसल लेते हैं तो उसमें इसका प्रकोप जो है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी इसको देखा गया है। गर्मी के दिनों में जो है वो खेत की गहरी जुताई कर देना चाहिए, आसपास के खरपतवार को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए। तो फिर जो है वो सोलर ट्रीटमेंट करने से भी इस रोग से हम फसल को जो है वो बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कई अलग अलग विधियां हैं जो हम इस प्रकार के भयानक रोग से अपनी फसल को जो है वो बचा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ था, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल इस तरह से आप जो इसको याद कर लेंगे और अपने एग्ज़ाम्स में जो है वो अच्छे से लिखेंगे, या फिर आप खेती करते हैं अपने घर में तो इस प्रकार से इसको जो है वो आसानी से पढ़ करके आप आसानी से इस रोग से जो है वो फसल को बचा सकते हैं। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। नए क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।